चलिए हम लोग आज का जो समाचार पर विचार नहीं, व्यूज ऑन न्यूज, बात यह है कि हम लोग समाचार पर विचार पे इतना जोर क्यों देते हैं, ये चीज़ समझना होगा। जोर देने का मुख्य कारण ये है कि परीक्षा में जब आप देखोगे प्रश्न तो करीब करीब 60% प्रश्न आपका स्टैटिक से मिल जाएगा। स्टैटिक का मतलब वो है जो फिक्स्ड है, एवरी ईयर फिक्स्ड। जैसे आपने हमारा पॉलिटी की किताब पढ़ा वो तो फिक्स्ड है, या आप हिस्ट्री की किताब मेरी पढ़ोगे वो तो फिक्स्ड है, वो कभी बदलने की संभावना न के बराबर है। हाँ, हम तो हालांकि कोशिश करते हैं कुछ में भी कुछ डायनेमिक पार्ट डाल दें, हिस्ट्री में भी डाल दें कि कुछ रिसर्च आया है तो डाल दें, वो हम करते हैं। लेकिन 99% किताबें जो मार्केट में अवेलेबल है वो स्टैटिक बदलता नहीं है नॉर्मली। अब जो लोग मान लिया कि हिस्ट्री उपिंदर सिंह से पढ़ रहे हैं, उपिंदर सिंह की किताब बदलेगी नहीं, या कोई आर.एस. शर्मा से पढ़ रहे हैं, आर.एस. शर्मा बदलेगा ही नहीं, वो स्टैटिक है। और लोग अगर ये समझ ले कि सिर्फ स्टैटिक पढ़ के एग्जाम निकल जाएगा तो वो नहीं होना है। तो मार्केट में कोचिंग वालों ने एक टर्म क्वाइन कर दिया, वो टर्म है करंट अफेयर, समसामयिकी, कि करंट अफेयर पढ़ना पड़ता है। तो करंट अफेयर को लेके एक इंडस्ट्री खड़ी हो गई। तो वो इंडस्ट्री जो है मैगजीन छापती है, यूट्यूब पे चैनल चला लेती है, और बहुत सारे यूट्यूब का मार्केट चल रहा है इस पे, करंट अफेयर पे। लेकिन करंट अफेयर बैंक के एग्जाम में हो सकता काम कर जाए, सीजीएल में भी थोड़ा बहुत काम कर जाए, बहुत ज़्यादा तो नहीं। तो बैंक के एग्जाम में मान लिया 50-60% करंट अफेयर काम कर जाएगा, सीजीएल के एग्जाम में 40% कर जाएगा। लेकिन बाकी जगहों पर, बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जो यूपीएससी या बीपीएससी, इन सबों में वो करंट अफेयर करीब करीब काम न के बराबर करता है, 10% भी काम नहीं कर पाता है। दरअसल यहाँ पर वो क्या मांगता है, बोलता है कि नहीं करंट अफेयर तो आप करिए ही, लेकिन जो करंट टॉपिक है उसको आप अपने सब्जेक्ट से लिंक करते हुए न्यू डेवलपमेंट को लेके आइए। बात समझे, लिंक करना, वहीं से क्वेश्चन आ जाता है। तो क्या समझे आप कि पहली बात कि हमें स्टैटिक तो पढ़ना ही है। स्टैटिक पढ़ने में भी लोग गलती कर जाते हैं। क्या गलती करते हैं, पढ़ लिया है हमने तो लक्ष्मीकांत 15 बार पढ़ लिया है, बोलते हैं लोग, हैं ऐसे, दिल्ली में मिल जाते हैं ऐसे, बहुत लोग मिल जाते हैं। आर.एस. शर्मा का तो लाइन बाय लाइन हमको याद है, ठीक है। तो 15 बार पढ़ लिया है तो काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसका टेस्ट पेपर दे दे के आपने उसको ख़त्म नहीं किया है। टेस्ट पेपर में जब क्लोज ऑप्शन आएगा तब आप कंफ्यूजन में आ जाइएगा। क्लोज ऑप्शन अगर ज़्यादा उसमें डिफ़िकल्ट कर दे तो और भी कंफ्यूजन में आ जाइएगा। तो इसका तरीका ये है कि आप एक बार अच्छे से पढ़िए, ज़रूर बढ़िया से पढ़िए, फिर ऑब्जेक्टिव टेस्ट का इवैल्यूएशन कीजिए हर चैप्टर वाइज, फिर सब्जेक्टिव टेस्ट का इवैल्यूएशन कीजिए चैप्टर वाइज, और फिर जब डायनेमिक कोई चीज़ डिस्कस हो रहा हो, डायनेमिक जो अभी हम व्यूज एंड न्यूज कर रहे हैं, जैसे मान लिया कि आपने सिटीजनशिप पढ़ा है, नागरिकता के बारे में पढ़ा है लक्ष्मीकांत की किताब में, आर्टिकल 5-11 के बीच में आपने पढ़ लिया सिटीजनशिप, अब तो बहुत बढ़िया, ठीक है, आपने टेस्ट भी दे लिया, आपने मेंस का भी टेस्ट दे लिया, सब्जेक्टिव टेस्ट भी दे लिया। लेकिन अब हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि खासकर सिटीजनशिप का जो अभी प्रेजेंट क्राइसिस हो रहा है, जो कोर्ट उसमें इंटरवीन कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है, किसके बारे में, आसाम के सिटीजनशिप के बारे में, कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जो है उसको ये नहीं है कि आप अपने हिसाब से डिसीजन दे दीजिएगा, आपको पूरे फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। जो आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या सिटीजनशिप के बारे में जो एक्ट अभी एप्लीकेबल है
जो 1971 के बाद 24 मार्च 1971 एक की डेट आ गया है, उसके बाद क्या डेवलपमेंट आया उसको बताइए। कुछ चीज़ तो आपको पॉलिटिक्स लिखना होगा, लेकिन कुछ चीज़ें अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको लिखना होगा, तब ना आंसर बनेगा। आप खाली पॉलिटी लिख दीजिएगा तो मान लिया कि क्वेश्चन 10 नंबर का है तो आपको 2-3 नंबर दे देगा, लेकिन जब अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको जोड़िएगा तब ना नंबर 5-6 आएंगे। और मैं एक बात हमेशा बताता हूँ आपको कि यूपीएससी में या बीपीएससी में पीटी निकल जाए तो बहुत खुश मत होइए, क्योंकि आप एक साइकिल में फंसने वाले हैं, वो बहुत ख़राब साइकिल है वो। क्योंकि फिर मेंस आएगा, मेंस की तैयारी नहीं है, तो ये बात है तैयारी जिसकी है उसमें से कुछ का नहीं भी होता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता जिसकी तैयारी नहीं है उसका हो जाएगा। और ज़्यादातर बीपीएससी वाले और यूपीएससी वाले बिना तैयारी के जाते हैं। ज़्यादातर 10,000 लोग जो पीटी निकालते हैं उसमें से कम 5,000 लोग बिना तैयारी वाले होते हैं। समझ गए? वो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस डायनेमिक और इसके साथ नहीं करते हैं। तो करना क्या है, स्टैटिक तो आप कीजिए ही, और स्टैटिक के साथ किसको जोड़ना है, डायनेमिक को जोड़ना है। डायनेमिक छोड़ना नहीं है। अभी भी जैसे मैं डायनेमिक पढ़ाऊंगा तो ये डायनेमिक अभी भी आप अगर कर लेते हैं, हो सकता है कि हमने अपनी इकोलॉजी और इन्वायरमेंट नहीं पढ़ा हो, लेकिन ये डायनेमिक कर लीजिएगा तो आपका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है जब आप क्लाइमेट पढ़ने जाएंगे इकोलॉजी इन्वायरमेंट की किताब में। क्योंकि डायनेमिक आपका पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, तुरंत लिंक कर लीजिएगा। बात समझे? हम लोग आज बात करने जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज एंड हीट वेव्स इन यूरोप। ये जो है इसमें जो लिखा हुआ छोटे छोटे हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है कि क्लाइमेट चेंज लॉन्ग टर्म अल्टरेशन इन टेम्परेचर है। क्लाइमेट क्या है? लॉन्ग टर्म। वेदर क्या है? शॉर्ट टर्म। इंडिविजुअल हीट वेव्स जो है वो हाई ट्रिगर्ड बाय ब्लॉकिंग हाई प्रेशर, वार्म एयर एडवेक्शन करेंट होता है, ड्राई सॉइल्स, क्लियर स्काइज, अर्बन हीट आइलैंड्स, ये सब टर्म यूज किया हुआ है। ये सब टर्म को एक्सप्लेन करेंगे अभी हम। जैसे अर्बन हीट आइलैंड्स एक वर्ड आ गया अभी, ये क्या है? व्हाट इज अर्बन हीट आइलैंड्स? जैसे आपका जहाँ पर आप हैं यहाँ करीब कितने अपार्टमेंट्स होंगे? 20-25, इतने ही दूर में चारों बगल 20-25 अपार्टमेंट जो है, नीचे का जमीन जो है वो जमीन अगर खाली रहता तो इसमें कुछ ग्रास होते, तो ऊपर से सन का रेज आता तो ग्रास कुछ हीट को ऑब्जर्व करता है, और नीचे का लैंड जो नॉर्मली होता है वो ज़्यादा हीट नहीं लेता है, थोड़ा मॉइस्ट भी होता है, पानी भी रहता है कभी कभी। लेकिन जब इस पर सरफेस एरिया कितना हो गया, मान लिया कि इस अपार्टमेंट का सरफेस एरिया 3000 स्क्वायर फीट है मान लिया, तो नीचे का सरफेस एरिया, अब 3000 स्क्वायर फीट इन्होंने 4 फ्लोर बना दिया तो कितना हो गया? 12,000 स्क्वायर फीट। 12,000 स्क्वायर फीट ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि सीमेंट है, ये ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करेगा। अब ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करेगा तो ज़्यादा हीट रेडिएट भी करेगा, एडवेक्शन भी करेगा। तो ये क्या होगा कि हीट आइलैंड बनेगा कि नहीं बनेगा? इतना दूर के एरिया में ये हीट आइलैंड है। अब हीट आइलैंड बनेगा तो इस एरिया में बर्ड्स जो है वो रहना पसंद करेंगे, वो भागना पसंद करेगी, क्योंकि उसका प्रजनन शक्ति कम हो जाएगा। बात समझे ना? अब हीट आइलैंड के कारण इस एरिया के चारों बगल में भी एक हीट रेडिएट करता रहेगा, ये प्रॉब्लम है। तो ये हीट आइलैंड समझना है। वार्म एयर एडवेक्शन समझ ही रहे हैं कि वार्म एयर का एडवेक्शन हो गया। ड्राई सॉइल्स, अगर मान लिया ज़्यादा हीट डेवलप कर गया तो सॉइल्स ड्राई हो जाएंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी खत्म होगा, मॉनसून का इफेक्ट जो इंडिया में है वो खत्म होगा। ग्लोबल वार्मिंग जो है जो हो रहा है ग्रीन हाउस गैस के कारण, यही ना हो रहा है। ये बेस लाइन टेम्परेचर जो हमारा है, बेस लाइन टेम्परेचर क्या कहते हैं? बेस लाइन टेम्परेचर का मतलब होता है कि पूरे ग्लोब का अगर हम ग्रिड बना दें तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है
तो कहीं -14 डिग्री सेंटीग्रेड भी है, और समुद्र के पास में मान लें 23 डिग्री सेंटीग्रेड भी है। तो पूरे ग्लोब का जो मीन टेम्परेचर है वो कुछ होगा, वो इतना 40 डिग्री तो नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा हीट है, वो तो कम होगा। हो सकता है कि सब मीन टेम्परेचर मिला के हमारा 23 डिग्री सेंटीग्रेड हो, ग्लोबल मीन टेम्परेचर। लेकिन पहले जब इंडस्ट्री नहीं था तब ग्लोबल मीन टेम्परेचर मान लिया कि 21 डिग्री था। तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो बढ़ गया, ये खतरनाक है। बोलते हैं कि भाई 2 डिग्री बढ़ने से क्या होता है, 38 डिग्री या 40 डिग्री हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं, ये क्या हम बात करते हैं, ग्लोबल मीन टेम्परेचर। मतलब कि जहाँ गर्मी है वहाँ गर्मी और बढ़ गया। मान लिया कि ऐसी जगह पर गर्मी बढ़ जाएगा तो बैलेंसिंग जो इन्वायरमेंट का वो तो नहीं रह पाएगा। तो आर्कटिक जो है या अंटार्कटिक जो है पिघलना शुरू होगा। जब वो पिघलेगा तो एक परेशानी अलग बढ़ेगी। तो ये आपका अभी क्या हुआ, वेस्टर्न यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप जो ठंडा था, जहाँ की लोग कभी एकदम ठंडा, हर समय कोट पहनने की ज़रूरत हो, वहाँ पर जो है रिकॉर्डेड हॉटेस्ट जून में सबसे ज़्यादा हॉट हो गया। एवरेज टेम्परेचर 20.74 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको लग रहा होगा 20.74 डिग्री सेंटीग्रेड तो बड़ा कम है, उतना में तो ठंडा लगेगा। लेकिन क्या कहना चाह रहा है कि एवरेज मीन टेम्परेचर दिन रात सब मिला कर पहले से बढ़ गया, 1-1.5 डिग्री 2 डिग्री बढ़ गया। तो क्या होगा, बगल में आर्कटिक है, आर्कटिक पिघलना शुरू हो जाएगा। और यूरोप में बहुत लोग मर रहे हैं गर्मी से, बहुत लोग। तो ये चीज़ समझना है। तो अराउंड अभी जो है 3.05 डिग्री सेंटीग्रेड अबव, जून में 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड अबव हो गया। मेजर इम्पैक्ट हीट मोर्टेलिटी, लोग मरेंगे। वार्म नाइट्स, रात को चैन नहीं है। क्यों क्या चैन नहीं होगा रात को? यूरोप में जो लोग घर बनाते हैं वहाँ पर गर्म रखते थे घर को। तो गर्म रखने के लिए क्या करते थे, दक्षिण और पश्चिम के साइड में ग्लास लगा देते थे ताकि सन रेज आए और अंदर गर्मी आ जाए। वो गर्मी घर के अंदर में ट्रैप हो गया तो रात को उनको आराम लगता था कि भाई चलो ठंडा है, हमारा घर नेचुरल वे में गर्म हो गया और एसी की ज़रूरत नहीं थी। अब जो है कि धूप आएगा तो घर ज़्यादा गर्म हो जाएगा और एसी लगाए नहीं है तो क्या करेंगे भाई, कहाँ जाएंगे? इसीलिए हीट वेव जो हो रहा है। आपको पता है कि अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना डिग्री, 38 और 40, इतना ही डिग्री के बीच में आपका बॉडी घूम रहा है ना, 37.4 कहिए और 40, यहाँ पर से 40 के बदले बॉडी का टेम्परेचर 42 हो गया, मान लिया। आप जिंदा नहीं रहिएगा, आपका किडनी लीवर सब फेल करेगा 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे। बात समझे कि नहीं? क्योंकि आपका बॉडी एडजस्ट किए हुआ है 37.4 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, और 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आप जिंदा हैं। और अगर 108 हो गया तब कहाँ रहिएगा आप? ऊपर। राम नाम सत्य है, गंडक के किनारे जाना पड़ेगा, नहीं यही होना है। तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड या 3-4 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर करीब होता है। देख लीजिएगा सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट पे बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ देता है। तो इतना में कितना बड़ा अंतर हो जाता है, बात समझे ना? तो अब यूरोप में मोर्टेलिटी क्यों हो रही है कि घर वार्म हो गया, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, हमारा बॉडी बचपन से यूरोप में रहा है, वो एडजस्ट नहीं कर पाया गया। वो 2 डिग्री बढ़ जाएगा टेम्परेचर बॉडी का, हमारा किडनी फेल होगा, सुबह में जो है डिसेंट्री चालू। बात समझे कि नहीं? क्योंकि वो एडजस्ट नहीं किया है ना। जैसे मेरे कुछ रिलेटिव हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, शिमला में, वो यहाँ आते हैं तो जाड़े के टाइम में जो है एकदम टी शर्ट पहन के खूब घूमते रहते हैं। लोग यहाँ पर कंबल में रहते हैं, तो उनकी हैबिट है। तो ऐसा होता है। फिनलैंड का कोई आदमी, मेरा फ्रेंड आया था, तो वो यहाँ पर तो बोलते हैं तो यार बहुत गर्मी है। कब आया था? दिसंबर में आया था।
तो उसको बड़ी गर्मी लग रही थी उस समय। हम लोग जो है रजाई जो में उड़ते थे, वो जो है एसी चला के खुला में सोता था, तो उसका बॉडी उसी हिसाब से एडजस्ट किया हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट है। अभी बड़ी इंटरेस्टिंग एक आदमी है जो कि मेरे क्लोज रिलेटिव है, ही IAS, तो वो बोला कि भाई सर ये बताइए, मुझसे पूछ रहा था, सर ये बताइए कि यूरोप में सुने हैं कि रेलवे लाइन जो है वो टेढ़ा हो गया, लोहा टेढ़ा हो गया। लोहा का तो मेल्टिंग पॉइंट 1300 डिग्री सेंटीग्रेड है, फिर लोहा टेढ़ा क्यों हो गया? हम लोग पूछ लो, AI वाला बता देगा। तो AI में आंसर नहीं था, तो बोला कि नहीं, ये नहीं मिल रहा है हमको, क्यों टेढ़ा हो जाएगा? तो हम बोले क्या कारण है कि रेलवे लाइन पे जाओ कभी, तो बोला कि हाँ, तो क्या देखते हो कि एक पटरी, एक लाइन जो गया रेल और दूसरा रेल, दोनों के बीच में एक सिक्का हम लोग डालते थे कि लाइन जब ट्रेन आएगी तो सिक्का पतला हो जाएगा, तो बाद में निकालेंगे उसको, है ना। तो जो बीच में जो गैप होता है वो गैप यूरोप में नहीं है। बात समझे? जब गर्मी पड़ती है, गैप क्यों रखा जाता है इंडिया में? क्योंकि गर्मी पड़ेगा तो लोहा जो है थोड़ा फैलेगा तो इस गैप में एक दूसरे को टच कर लेगा। बात समझे कि नहीं? यूरोप के रेलवे लाइन में वो गैप बीच में, एक रेल बीच का गैप जो है वो नहीं है, तो अब फैलेगा तो कहाँ लोहा टेढ़ा हुआ कि नहीं होगा? टेढ़ा होगा तो इस पर ट्रेन चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। बात समझ गए ना? अगर आप UPSC या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो बड़े माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस आपके चाहिए। छोटी छोटी बातों को अगर ऑब्जर्व करना नहीं सीखोगे तो आपको ब्यूरोक्रेसी में शायद नौकरी मिल भी जाए, IAS क्वालिफाई करके मसूरी भी चले जाओ, बैठ भी जाओ, लेकिन ज़िंदगी भर आपको जो कोई ना कोई जगह परेशानी में फंसोगे, क्योंकि आपका ऑब्जर्वेशन प्रॉपर नहीं है। तो ऑब्जर्वेशन बहुत प्रॉपर होना चाहिए, है ना। इसका तरीका क्या है ये इसमें बताएंगे हम लोग। दूसरा हम लोग डिस्कस करने वाले दूसरा टॉपिक, इंडियाज क्रूड ऑयल सिनारियो। क्या बात करने वाले हैं? भारत का क्रूड ऑयल सिनारियो। हम लोग बोल रहे हैं कि इंडिया जो है वो करीब अपना 89% क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट जो है वो बाहर से मंगवाता है। भारत में बहुत कम प्रोडक्शन है, आसाम में है, तो जानना पड़ेगा। ज्योग्राफी के चैप्टर में आपको पढ़ाया गया है कि किस जगह पर कितना पेट्रोलियम मिल जाता है। तो करीब करीब 10% पेट्रोलियम हम लोग अपना निकाल लेते हैं, और 90% 89% कहाँ से लाते हैं? बाहर से लाते हैं। क्लियर है ना? और पेट्रोलियम लाने के बाद ये मत सोचिए कि पेट्रोलियम लाने के बाद हम लोग इस पर काम नहीं करते, हम लोग इसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकालते हैं। और हम लोग जितना पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकालते हैं वो हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट भी कर देते हैं बाहर, समझे ना। तो नेट, अगर आपको UPSC में क्वेश्चन पूछे कि भारत नेट पेट्रोलियम एक्सपोर्टर है कि इंपोर्टर है, तो नेट पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्टर है। नेट पेट्रोलियम प्रोडक्ट वर्ड लिखा हो तो क्या लिखा होगा? पेट्रोलियम प्रोडक्ट। क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो आपका नायलॉन का कपड़ा उपड़ा सब है, आपके ड्रेसेज में भी है, बहुत जगह पेट्रोलियम का इस्तेमाल होता है। तो और सभी आपका प्लास्टिक सब तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही है। तो हम लोग नेट पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्टर हो जाते हैं। बात समझे? हम लोग 59.5 शायद मिलियन मेट्रिक टन हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट लेते हैं और 65 हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो आज शायद पेट्रोलियम प्रोडक्ट में हम लोग ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन पेट्रोलियम के ऊपर में हम लोग 89% डिपेंडेंट है बाहर में। UPSC इसी छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन पॉइंट से क्वेश्चन पूछ देता है। बात समझे कि नहीं? जो हम आपको प्रैक्टिस करवाते हैं कि भाई इसके देख लो, इसमें आपका दिमाग थोड़ा खुले। फिर लिख रहा है यहीं पर, इंडिया इंपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 89% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट, ऑल्दो इट हैज सब्सटैंशियल रिफाइनिंग कैपेसिटी एंड इट हैज ए नेट एक्सपोर्टर ऑफ रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए? वल्नरेबिलिटी तो बहुत सारा, इंटरनेशनल प्राइस बढ़ जाएगा, पेट्रोल का प्रॉब्लम, क्राइसिस हो जाएगा, ये सब तो आप समझ ही जाओगे। तीसरा टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि पेट्रोलियम का प्राइस कैसे फिक्स होता है। हमारे देश में अभी क्या चर्चा चल रही है कि इथेनॉल मिला रहे हैं लेकिन पेट्रोलियम का दाम घटा नहीं रहे। तो दरअसल पेट्रोलियम का प्राइस फिक्स कैसे करते हैं? इसको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्राइस कहते हैं। इसलिए कि ताकि इससे कुछ हमें रेवेन्यू भी आता है सरकार को।
कुछ स्टेट भी रेवेन्यू कमाता है, तो इसमें टैक्सेस कुछ ज़्यादा लग जाते हैं ताकि इससे फायदे हो। नेक्स्ट टॉपिक जो यहाँ पर है, चाइना ने हीलियम के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया कि हम हीलियम बाहर नहीं ले जाएंगे, नहीं भेजेंगे। लिखा चाइना इम्पोज्ड एन immediate temporary prohibition on helium exports on 10th July 2026. No expiry date was initially specified कि भाई हम हीलियम नहीं देंगे। क्यों? हीलियम इज एसेंशियल फॉर सेमीकंडक्टर, और आजकल हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा किसका है? सेमीकंडक्टर चिप्स की ज़रूरत है। सेमीकंडक्टर चिप्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, आपका एमआरआई जो होता है उसमें हीलियम का इस्तेमाल होता है। बीपीएससी का क्वेश्चन आ सकता है, हीलियम कहाँ का इस्तेमाल होता है। क्वांटम कंप्यूटिंग पढ़े थे हम लोग, क्वांटम कंप्यूटिंग, एरोस्पेस, फाइबर ऑप्टिक्स एंड क्रायोजेनिक रिसर्च, इस सब में हीलियम का ज़रूरत है। और चाइना ने बोला अब हम हीलियम बाहर नहीं भेजेंगे, अपना हीलियम अपने देश में ही रखेंगे। हीलियम जानते हैं, हाइड्रोजन हीलियम इनर्ट है। China is itself highly dependent on import helium. The likely purpose to retain a scarce supplies of domestic chip. China is not a dominant helium exporter, लेकिन बैन कर दिया। इंडिया के प्रायोरिटीज क्या है? डाइवर्सिफाई इंपोर्ट्स, रिकवर हीलियम फ्रॉम सुटेबल नेचुरल गैस स्ट्रीम्स। हमें इस पे काम करना होगा, क्योंकि हमारा नेशनल क्वांटम कंप्यूटर मिशन जो हम परसों के क्लास में पढ़े थे कि जिसपे हमने 600 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं सुपर जो क्वांटम कंप्यूटर पे, जिस पर रिसर्च भी चल रहा है, तो उसके लिए हमें ज़रूरत है इसको करने का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जम्मू एंड कश्मीर, जो स्टेट इन फोकस है। जम्मू एंड कश्मीर को एक बार पढ़ना पड़ता है हम लोग का हर स्टेट हर कंट्री के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया रखना पड़ता है। मैप बनाना होगा। क्वेश्चन आएगा कि क्या जम्मू कश्मीर का बाउंड्री अफगानिस्तान से टच करता है? करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है। एक्चुअल में देखिएगा तो नहीं करता है, लेकिन आपके इंडिया के स्कूल के सिलेबस के मैप में करता है। क्योंकि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिस होकर हम जा नहीं सकते हैं और आज हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो एरिया दिख रहा है जो कश्मीर से टच किया हुआ। उस एरिया से मात्र अफगानिस्तान के बॉर्डर की दूरी 7 किलोमीटर है, लेकिन उस एरिया में तो हमारे पहुंच ही नहीं है। तो अफगानिस्तान में हमारी पहुंच नहीं है, बॉर्डर टच नहीं कर रहा है प्रैक्टिकली। तो जम्मू एंड कश्मीर का पूरा मैप बनाना होगा, उसका एरिया देखना होगा, उसका पॉपुलेशन देखना होगा। और ये जो है 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ ये समझना होगा। लद्दाख यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर हो गया है। लेह इज ए सिटी डिस्ट्रिक्ट इन लद्दाख, नॉट ए सेपरेट स्टेट और यूनियन टेरिटरी। लेह क्या है? लद्दाख के अंदर में डिस्ट्रिक्ट है। जम्मू कश्मीर वैली, इसके रिवर्स के मैप बनाने पड़ेंगे। पूछ देगा कोई एक प्रोजेक्ट जो तावी रिवर के बगल में, क्योंकि हम लोग झेलम और चेनाब वगैरह तो पढ़ लेते हैं, तावी नहीं पढ़ते हैं। लद्दाख के बारे में डिफरेंट रेंजेस के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। 27 अप्रैल 2026 लद्दाख क्रिएटेड 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट। ये इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग जो है करंट अफेयर में इसको पढ़ रहे हैं कि लद्दाख में 5 नए डिस्ट्रिक्ट आ गए हैं, जिसमें कि एक नुब्रा है, शाम है, चतगांव है, जास्कर है, द्रास है। तो रेजिंग इट टू टोटल टू 7 इंक्लूडिंग लेह एंड कारगिल। पहले क्या था? लेह था, कारगिल था, अब 7 हो गए। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है सिटीजनशिप इन आसाम एंड नॉर्थ वेस्ट। इंडिया है सिंगल सिटीजनशिप, हमारे 6th शेड्यूल में है। अंडर द असम अकॉर्ड 1985 जो है ये इम्पॉर्टेंट है। मान लिया क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो हमने क्वेश्चन पहले ही बोला था कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये तो आपके किताब में नहीं है। असम अकॉर्ड 1985 थोड़ा कम होता है। तो सिटीजनशिप कैटेगरीज क्या है? एक बॉर्न बिफोर जनवरी 1966, 1 जनवरी ये है बुक में 66 और 24 मार्च 1977
ये जो 1 जनवरी 1966 और 24 मार्च 1977 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, डिटेक्शन, रजिस्ट्रेशन एंड 10 ईयर वोटिंग डिस्क्वालिफिकेशन, 24 मार्च वाला। और ऑन और आफ्टर 25 मार्च लायबल फॉर डिटेक्शन एंड एक्शन अंडर लॉ। तो ये टाइम फ्रेम आपको देखना पड़ेगा। क्लियर है? ये डिटेलिंग नोट्स नीचे दिए हुए हैं, आप इसे मेंस के क्वेश्चन बनाइए, वो क्वेश्चन भी बना हुआ है और आप उसके हिसाब से आंसर लिखिए और फिर उसको पढ़िए ऊपर में, और वहाँ से पढ़ के फिर अपना आंसर अपने मन से बना के लिखिए। क्या लिखना है, मैं क्या बोलता हूँ, जब डायनेमिक की तैयारी हो रही हो, डायनेमिक पढ़ाया जा रहा हो, तो लिखना मेंस का है, निकलता पीटी है। बात समझे? क्योंकि पीटी के पर्सपेक्टिव से अगर डायनेमिक को पढ़ोगे तो मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। समझ गए? करना क्या है, व्यूज एंड न्यूज, समाचार पे विचार जब हम पढ़ा रहे हो तो आप नोट्स में जाइएगा, तो वहाँ मेंस का क्वेश्चन दिखेगा, उस क्वेश्चन को आप ऊपर से पढ़ लीजिए, सब याद कर लीजिए, फैक्ट डाटा ले लीजिए, लेकिन लिखना क्या है, मेंस का आंसर लिखना है। पीटी की तैयारी कीजिएगा, फंसिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 4 बार मेंस लिखे हैं, निकल नहीं पाए। 4 बार मेंस लिखे लेकिन निकल नहीं पाए, वो चारों बारों पीटी की तैयारी करके मेंस लिखे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 1 बार मेंस लिखा, 3 बार पीटी में फेल किया, लेकिन वो टॉपर हो गया। बात समझे? क्लियर हो रहा है कुछ कंसेप्ट? ये बीपीएससी में भी यही अप्लाई होता है। पीटी निकाल लीजिएगा, लेकिन मेंस के हिसाब से आंसर नहीं लिखे रहिएगा, आप फंस जाइएगा। तब आप बोलिएगा इंटरव्यू में तो कम से कम 210 नंबर चाहिए, तब जाकर आप सिलेक्शन होगा। और 210, करीब करीब 3000 लोग इंटरव्यू देते हैं, उसमें 4 या 5 लोगों का आता है, तो आप तो फंस जाइएगा हमेशा। अगली बार क्या होगा, फिर पीटी परीक्षा बगल में है। तो मैं ऐसे स्टूडेंट की कहानी बता रहा हूँ कि जो बेचारा हमारे यहाँ स्टूडेंट था, वो एकाएक उसका पीटी निकल गया। अब उसको लगा कि भी यहाँ तो अकेले अरुण सर, मैं भागू दिल्ली, पिताजी ने 2.5 लाख रुपया गिन दिया कि जाके तुम जो है एक बहुत बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट, नाम नहीं बताऊंगा, उसकी एकदम मेंटरशिप ले लेना, जाओ वहीं पर तैयारी करना, एकदम बढ़िया। दिल्ली में 1.5 महीना रहा, उसी का एक ब्रांच बेंगलोर में था, बोला वहाँ बहुत अच्छा एथिक्स यूथिक्स पढ़ाया जाता, फिर वहाँ भी गया हो। तो पढ़ाई तो अच्छी कराई ही होंगे टीचर लोग, ऐसा नहीं कि खराब पढ़ाए होंगे, टेस्ट नहीं लिए थे अच्छा। बात समझे? टेस्ट का पेपर उन्होंने अच्छे नहीं बनाए थे, करवाए ही नहीं थे टेस्ट, खाली बस पढ़ा दिया था। बेचारा बच्चा मेंस लिखा, मेंस लिख आता है रिजल्ट तो थोड़ी पता लगता मेरा नंबर कितना आया है, मेंस निकल गया उसका। बड़े गार्जियन खुश कि सर पीटी तो आपके कारण ही निकला, मेंस तो उसके कारण निकला। हम उसके गार्जियन को उसी दिन बोले थे कि मुझे एक समस्या है कि मैं आपके लड़के से 3-4 बार बात कर चुका हूँ, मैं उसको बोल रहा हूँ समझ नहीं रहा है, वो अगली बार पीटी नहीं निकाल पाएगा। तो बोला सर क्यों ऐसा बोल रहे हैं? हम बोले हम समझा दे रहे हैं, देखिएगा सामने रिजल्ट आपके सामने आने वाला होगा। उसका इंटरव्यू दिया और उसका इंटरव्यू में नहीं हुआ, नंबर इंटरव्यू में ठीक ही ठाक आया था, मेंस में गड़बड़ाया हुआ था। इंटरव्यू का रिजल्ट आया किस महीना में, मार्च या अप्रैल महीना की बात है, और अगला पीटी कब था, मई में। अगला पीटी नहीं हुआ उसका। मेरी बात समझ गए ना? तो आपने इंटरव्यू दिया लेकिन आपका अगला पीटी नहीं निकला, तो करना क्या चाहिए था उसको? जिस तरीके से मैं उसको मेंस की तैयारी करवा रहा था, उसी के आधार पर उसका पीटी निकला था। क्या कर रहा था? मैं तैयारी ही मेंस क्या करवा रहा था, और उसी के आधार पर उसका पीटी निकला था। वही तैयारी करते रहना चाहिए था। वो क्या हुआ कि इंफॉर्मेशन तो क्लास में मिल जाते हैं, डाटा तो मिल जाता है, लेकिन आपको नोट्स भी अच्छा मिल जाता है, लेकिन आपने क्वेश्चंस को लिख के प्रैक्टिस नहीं किया। तो आपको क्या करना होगा? लिख के प्रैक्टिस करना होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नीचे मिलेंगे, कुछ पीटी पर्सपेक्टिव से कुछ है, 5 फेस्टिवल्स इन न्यूज,
जैसे अम्बुबाची मेला, मान ली इस तरह का कल्चर में पूछा जाता है क्वेश्चन पीटी में ही। अम्बुबाची मेला क्या है कि कामाख्या टेम्पल का है, आसाम का है, शक्ति तांत्रिक ट्रेडिशन है। कहा जाता है कि यक्ष के यज्ञ में भगवान शिव गए, को नहीं बुलाया गया और पार्वती चली गई, तो पार्वती को तिरस्कार हुआ, तो शिव जी जो है सो वहाँ पहुँचे। जब पार्वती अग्नि में कूद के मर गई, तो शिव जी वहाँ पहुँचे, तांडव करने लगे, उसके शव को अपने कंधे पर रख के तांडव करने लगे। तो बहुत मुश्किल हो गया, तो इंद्र ने उसके शरीर को काटा पार्वती को, ताकि ये शव विचत हो जाए, तो तांडव रुके उनका। और जहाँ जहाँ जो बॉडी गिरा वहाँ वहाँ शक्तिपीठ है। तो कहीं आँख गिरा तो तारापीठ, तारा, कहीं हाँ योनि गिरा वो कामाख्या में। तो योनि जो है योग तांत्रिक पीठ में योनि का बहुत बड़ा, योनि का लिंग और योनि यही तो तांत्रिक पीठ का मूल आधार माना जाता है। तो कहा जाता है कि वहाँ पर जो है ये अम्बुबाची मतलब कि रजस्वला होती हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है गॉडेस का, और वो जो है गॉडेस कामाख्या। हेमिश शेचू, हेमिश मोनास्ट्री है लद्दाख में, बुद्धिस्ट फेस्टिवल है। गुरु पद्म संभवा, महायान ट्रेडिशन में पद्म संभव का नाम है। तो वहाँ पर जो है कि बुद्धिस्ट चाम मास्क डांस, चाम का मास्क लगा के डांस करते हैं। फिर आपका बेदैन खलाम, ये आपका मेघालय का है, जयंतिया कम्युनिटी का डांस है। जगन्नाथ रथ यात्रा, ये सबको देख लीजिएगा, छोटा छोटा डॉक्यूमेंट्री देख लीजिएगा ताकि पिक्चर इमेज बन जाए। और बोनालू तेलंगाना का है। तो ये आपका हमने दे दिया है, ये पेज जो है आपको मिल जाएगा आपके ऐप पे, ऐप है ना, ऐप पे आपको पेज भी मिल जाएगा और ये पूरे नोट्स भी मिल जाएंगे। आपका जो अभी मैं लेक्चर दे रहा हूँ ये भी आपको वहाँ मिल जाएगा। और सेम मैं मेंटरिंग करने के लिए वो बच्चे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन चाहते हैं, क्योंकि कोचिंग का बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है, तो कुछ बहुत सारे बच्चे हैं जो कि पटना आ जाते हैं, लो मिडिल क्लास फैमिली का, तो उनको सही मेंटरिंग हो जाए। कुछ बेचारे कांस्टेबल की तैयारी करते रहते हैं, कुछ टीचर्स की करते रहते हैं, कुछ और हर साल फेल कर रहे हैं, लगातार 5 साल से पटना में बैठे हुए हैं, सिंसियर भी हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन फेल बहुत कर रहे हैं। तो सब बच्चों को एक गाइड करने की ज़रूरत होती है कि भाई आपको पहले तो फाउंडेशन तैयार करना होगा। एग्ज़ाम स्पेसिफिक तैयारी मत करो, पहले फाउंडेशन कर लो बेटा, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, 8 महीना लगेगा। और तुम जो है सो एग्ज़ाम स्पेसिफिक के लिए व्यूज एंड न्यूज भी साथ में जुड़ते रहो, कहानी सुनो, तुमको पढ़ो। ये सब से तुमको 8 महीने 10 महीने 1 साल ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा। तुम्हारा जो 5 साल जो रहे हो पटना में ज़रूरत नहीं थी, 1 साल में तुम पढ़ लेते। अब तुम जो एग्ज़ाम लिखो, तुम टीचर का लिखोगे 2 महीना का, तुम बैंक लिखोगे 2 महीना, जो एग्ज़ाम लिखना लिख लो। 5-6 एग्ज़ाम तो साल में हो ही जाते हैं, तो जिस एग्ज़ाम में 2 महीना तैयारी करो, वो एग्ज़ाम में से देखना 6 में से 3 एग्ज़ाम का तो रिजल्ट आ जाएगा तुम्हारा, तो कोई ना कोई नौकरी तुम्हारे हाथ में आ चुकी रहेगी। यही तरीका हम बताने जाते हैं वहाँ पर। वो तरीका क्या है, बच्चे बेचारे जो है वो कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनको सही गाइडेंस मिलता नहीं है। हर कोचिंग वाला उनको अपने यहाँ जमा करवा लेता है कि आ जाइए भैया, इस बार हो जाएगा, उसमें नहीं कराया हम करा देंगे, हमारे यहाँ ये रिजल्ट है। रिजल्ट की स्थिति ये है कि जिस कोचिंग का 10 रिजल्ट होता है वो बोलता है हम 1500 निकाले हैं। देखा होगा अभी नहीं, जिस कोचिंग का 10 रिजल्ट आया है इस साल, वो पहले क्लेम कर रहा था कि इस बार मेरा 1500 रिजल्ट होगा, 1800 बीपीएससी का निकलेगा, उसमें मेरा रिजल्ट कितना होगा 1500। तो उससे कोई इंटरव्यूअर पूछा कि आप मतलब सब आप ही ले जाइएगा, तो नहीं 300 छोड़ दिए हैं ना, ठीक है, शायद उसका 1500 भी निकलवा लेता अपने तरीका से, मतलब निकलवा नहीं लेता, वो क्लेम कर लेता। निकलते तो बच्चे वैसे ही क्लेम कर लेता, बच्चों को बहुत तरीके होते हैं उनका क्लेम करवाने का, है ना, वो क्लेम भी कर लेता। लेकिन दुर्भाग्य क्या हुआ कि पोल पट्टी खुल गई, सिर्फ 10 बच्चे का क्लेम कर पाया वो, और 10 में से भी 4-5 बच्चों का बोले कि नहीं हम आपके यहाँ नहीं पढ़े हैं। समझ गए मेरी बात?
तो मतलब कि 1500 रिजल्ट दिखा के तो बड़ी भारी ठगी होने वाली थी। सही बात है कि नहीं? तो ये जो पोल, इसीलिए हमने क्या किया है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपका मेंटरिंग हो जाएगा गंगा घाट पे, और आपको हम गाइड कर देंगे, और आपको जो मटेरियल है वो आपको मिल जाएगा 101 रुपीज़ दे के, मात्र 101 रुपीज़ की दक्षिणा, वो कोई ज़्यादा तो है नहीं, आप दे के आपको मिल जाएगा। आप अपना पढ़ते जाइए, 101 रुपया महीना में खर्च करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना खर्च कर लीजिए, 1200 रुपया साल भर में। वो भी आप धीरे धीरे पढ़ते जाइए, 12 महीने में आपका एक फाउंडेशन तैयार हो जाएगा। फाउंडेशन तैयार हो जाएगा, फिर आपको सब जॉब स्पेसिफिक टेस्ट हम आपको दिलवा देंगे कि कौन सा जॉब करना है आपको। तो बोला हम टीचर करना है, तो चलो टीचर का हम शॉर्ट टेस्ट करवा देंगे, एक दिन में 3-3 टेस्ट लगाओ CDRX करके। CDRX तो जानते ही आप लोग कैसे करते हैं, लगाओ। कोई बोला दरोगा, तो लगाओ CDRX टेस्ट करके, लगाओ शॉर्ट टेस्ट लगाओ, तुम खुद ब खुद देखोगे कि तुम्हारा नंबर बढ़ गया। मान लिया कि 90 नंबर में दरोगा में हो रहा है, आप देखोगे कि आपको 97 नंबर आ जाएगा, तो आप तो आराम से निकल जाओगे। BPSC में मान लिया कि 100 नंबर में हो रहा है, आपका 110 नंबर आ जाएगा, आपका वैसे ही हो जाएगा। तो तरीका यही है कि पहले अपने आप को मजबूत करिए, तब आप उस अखाड़ा में जाइए जिस अखाड़ा के लायक आप अपने आप को समझते हैं। ये नहीं कि बस अखाड़ा में कूद गए और हड्डी तोड़वा के बाहर निकल आए, ये नहीं करना है। तो हम लोग नीचे का थोड़ा नोट्स देख लेते हैं। ये हिंदी में भी अवेलेबल है, ये नोट्स इंग्लिश में भी अवेलेबल है ना।